अब हम स्टडी करेंगे अफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द रेट ऑफ रिएक्शन। तो कुछ रिएक्शंस ऐसी होती हैं जिनके लिए डेल्टा जी तो नेगेटिव होता है, मतलब डेल्टा जी नेगेटिव है तो रिएक्शन क्या है, स्पॉन्टेनियस। लेकिन रिएक्टेंट को आप एक दूसरे के साथ रखोगे तो रिएक्शन नहीं होगी। उनके लिए क्या करना पड़ता है, हमें उनको हीट करना पड़ता है और फिर रिएक्शन इनिशिएट हो जाएगी। ये इन रिएक्शंस को बोलते हैं थर्मल रिएक्शन। दूसरा, कोई रिएक्शन इनिशिएट हो गई है और आपने उस सिस्टम का टेम्परेचर बढ़ा दिया है तो रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ जाती है। तो रेट ऑफ रिएक्शन जो है टेम्परेचर इंक्रीज़ करने से इंक्रीज़ होती है थर्मल रिएक्शन के केस में। तो इस चीज़ को हम टेम्परेचर कोफिशिएंट से रिप्रेजेंट करते हैं कि अगर आपने सिस्टम का टेम्परेचर 10 डिग्री से बढ़ा दिया तो जो आपकी रेट ऑफ रिएक्शन है वो 2 से 3 गुना तक बढ़ जाती है। जैसे ये क्या है, टेम्परेचर कोफिशिएंट। आपने टेम्परेचर को 10 डिग्री से बढ़ा दिया तो रेट ऑफ रिएक्शन कितने से बढ़ गई है, 2 to 3 टाइम्स बढ़ गई है। तो बहुत सारी रिएक्शन रूम टेम्परेचर पे होती हैं, लेकिन टेम्परेचर बढ़ा दो तो बहुत जल्दी हो जाएंगी, यानी कि रेट ऑफ रिएक्शन उनकी क्या होती है, फास्ट। जैसे वाटर और ऑक्सीजन आपने एक कंटेनर में डाल दिया है, H2 और O2 गैस को, कोई रिएक्शन नहीं होती सेंचुरीज़ तक। लेकिन आपने इलेक्ट्रिक स्पार्क डाल दी उसके अंदर, यानी कि आपने इनिशिएट कर दिया रिएक्शन को, हीट दे दिया, तो H2 और O2 से एनर्जी निकलेगी और साथ में वाटर निकलेगा। तो टेम्परेचर कैसे रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट करता है, किस प्रोसेस के थ्रू करता है, वो हम डिस्कस करते हैं। तो कोलिजन थ्योरी, आप मान लो एक रिएक्टेंट है या 2 रिएक्टेंट हैं, जितने भी रिएक्टेंट हैं, तो रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल को आपस में कोलाइड होना चाहिए। हर मॉलिक्यूल्स के पास काइनेटिक एनर्जी होती है, वो आपस में कोलाइड करेंगे। कोलिजन, आपस में कोलाइड करने से ही उनके बीच में एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनेगा और फिर रिएक्शन होगी। अब है इफेक्टिव कोलिजन, पर ये पाया गया जितने भी कोलिजन होते हैं उन सब से रिएक्शन नहीं होती, सिर्फ कुछ एक जो कोलिजन है सिर्फ उनसे प्रोडक्ट बना है। तो कोलिजन को इफेक्टिव होना चाहिए, और कोलिजन इफेक्टिव कब होगा कि जो कोलाइडिंग रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है उनके पास एक पर्टिकुलर अमाउंट में एनर्जी होनी चाहिए ताकि वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो सके, और उस एनर्जी को बोलते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी। उनके पास कम से कम थ्रेशोल्ड एनर्जी होनी चाहिए, ओनली तभी रिएक्टेंट मॉलिक्यूल कोलाइड होकर प्रोडक्ट में कन्वर्ट होंगे। अदरवाइज कोलिजन का कोई फ़ायदा नहीं है अगर उनके पास थ्रेशोल्ड एनर्जी नहीं है। तो कोलिजन मैटर करता है, उसके बाद इफेक्टिव कोलिजन मैटर करता है। तो थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या है, इट मे बी डिफाइंड एज मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी विच द कोलाइडिंग मॉलिक्यूल मस्ट पॉजेस इन ऑर्डर दैट कोलिजन बिटवीन दैम मे बी एन इफेक्टिव कोलिजन, कि उनके बीच रिएक्शन हो। अब ये चीज़ को हम मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी से समझेंगे। देखिए ये ग्राफ है, उसमें ये जो चीज़ है फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट करता है, और ये जो है एक्सिस ये एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। तो अब ये जो ग्राफ है ये रिएक्टेंट की एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो किसी भी मॉलिक्यूल के पास, फॉर एग्जांपल यहाँ पे कितनी एनर्जी है, 0, यहाँ से एनर्जी बढ़ते बढ़ते जा रही है। तो फॉर एग्जांपल किसी भी मॉलिक्यूल के पास 100 जूल एनर्जी होनी चाहिए, तभी वो क्या है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा। तो सिर्फ इतने फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स के पास ही वो 100 जूल एनर्जी है। सिर्फ इतने से मॉलिक्यूल जब आपस में कोलाइड होंगे तो रिएक्शन होगी। अब आपने क्या किया, टेम्परेचर बढ़ा दिया। टेम्परेचर बढ़ाने से जो आपका कर्व है वो कैसा आएगा, इस तरह का हो जाएगा आपका कर्व टेम्परेचर बढ़ाने से। तो अब जिन मॉलिक्यूल के पास 100 जूल एनर्जी है उनका नंबर बढ़ गया है, उनका नंबर ऑलमोस्ट डबल हो गया है। तो रेट ऑफ रिएक्शन भी आपकी क्या हो जाती है, डबल हो जाती है। यानी कि जिन मॉलिक्यूल के पास थ्रेशोल्ड एनर्जी है 10 डिग्री राइज करने से उनका जो फ्रैक्शन है डबल हो जाता है, तो इसलिए आपकी रेट ऑफ रिएक्शन है वो भी क्या होती है, डबल हो जाती है। तो मैथमेटिकली हम इस चीज़ को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन Z किसके लिए है, इफेक्टिव कोलिजन के लिए, और E रेज टू पावर -c/RT क्या है, ये फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स है जिनके पास थ्रेशोल्ड एनर्जी है, उसको रिप्रेजेंट करता है। और Z किसको रिप्रेजेंट करता है, इफेक्टिव कोलिजन को।
और ये जो फ्रैक्शन ई एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है ये फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल हैं जिनके पास थ्रेशोल्ड एनर्जी है। अब इस चीज़ को ये क्यों ज़रूरत पड़ी है, देखिए ये है रिएक्टेंट, ग्राफ है, एनर्जी है इस एक्सिस पे, इस वाले एक्सिस पे आपके पास एनर्जी है, यहाँ पे प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन दिखते हैं। तो देखिए रिएक्टेंट के पास कुछ एनर्जी है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये रिएक्टेंट की एनर्जी है। लेकिन जब रिएक्टेंट आपस में कोलाइड करते हैं तो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनना चाहिए, और उस एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स की एनर्जी होती है ये इतनी ज़्यादा। तो जिन मॉलिक्यूल के पास इतनी एनर्जी है, ये जो एनर्जी है जिन मॉलिक्यूल के पास, वही मॉलिक्यूल क्या है प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो सकेंगे। और जिनके पास थ्रेशोल्ड एनर्जी नहीं है, ये वाली एनर्जी नहीं है जिन मॉलिक्यूल के पास, वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होंगे। तो मैंने बताया वाटर बनाने के लिए डाई हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल आपस में कंटेनर में पड़े हुए थे, उनके पास इतनी एनर्जी थी बस, और हमें रिएक्शन होने के लिए कितनी चाहिए, इतनी एनर्जी। तो आपने क्या किया है, इलेक्ट्रिक स्पार्क डाल के उसमें इतनी एनर्जी आपने डाल दी है, और इस चीज़ को क्या बोलते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी। उसको क्या बोलते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी। तो हीट डालने से, टेम्परेचर बढ़ाने से आपने वो एक्टिवेशन एनर्जी सिस्टम को दे दी, और जिससे प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया। तो ये जो एनर्जी है, ये है रिएक्टेंट की एनर्जी, यहाँ से यहाँ तक रिएक्टेंट की एनर्जी, ये आपकी प्रोडक्ट की एनर्जी है, ये इतनी थ्रेशोल्ड एनर्जी है। फिर एक्टिवेशन एनर्जी आपकी क्या आ जाएगी, थ्रेशोल्ड एनर्जी माइनस एनर्जी ऑफ रिएक्टिंग मॉलिक्यूल, कि दिस मच माइनस दिस मच, ये क्या है आपकी एक्टिवेशन एनर्जी है। चौथा